सर मैं रेफरल सिस्टम के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारे इंटरडिसिप्लिनरी इंट्राडिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम अनफॉर्चुनेटली उस तरह से डेवलप्ड नहीं है, या कह लें कि हमें ट्रस्ट नहीं है, या ऐसी क्या वजह है कि हम पेशेंट को रेफ़र करने से कतराते हैं, या जब तक पेशेंट नहीं थक जाता या जब तक डॉक्टर नहीं थक जाता तब तक वो रेफ़र नहीं करते। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? या एक सूरत मुझे इसमें भी ये भी नज़र आती है कि पेशेंट को अगर एक डिपार्टमेंट में उसने पैसे दिए हैं, उसकी फ़ीस दी है, दूसरे डिपार्टमेंट में जाके कोई ऐसा सिस्टम, कोई रेफरल सिस्टम जो आप करवाना चाहें या आप उसके बारे में बात करना चाहें? देखें, जनरली अब जितने बड़े हॉस्पिटल्स में हैं वह इंटरडिसिप्लिनरी इंटर स्पेशलिटी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन बहुत कम केसेस के लिए। और अगर मैं बात करूं अपनी पर्सपेक्टिव से क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट के हिसाब से, तो लिटरली हमारे पास उन स्पेशलिस्ट की प्रेस्क्रिप्शंस आती हैं और भरपूर भरमार की होती है पेन किलर्स की, जिसमें वो ट्रेन नहीं है। ठीक है, अब हम एक प्रिंसिपल ये देखें, जहाँ तक एक्यूट पेन की बात है, मैं हर फोरम पे अब एक बात करता हूँ कि जी आप एक्यूट पेन को जितना अग्रेसिवली, मैं तो यहाँ तक कहूँगा आप ओवर ट्रीट करें, क्योंकि वंस एक्यूट पेन इज मैनेज्ड पेशेंट क्रॉनिक फेज में नहीं जाएगा। बट प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे फिजिशियन, वो फैमिली फिजिशियंस हैं या डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के हैं, वो एक आधी माइल्ड सी पेन किलर लिख के दे देते हैं और मरीज़ चूँकि आधा ठीक होता है, और वो देखें हमारे यहाँ ये है कि एक कमाने वाला है, चार खाने वाले या ज़्यादा खा, तो वो बेचारा उस तरह से रेस्ट या वो कंप्लायंस नहीं कर सकता। तो हमें 2, 3, 4, 5 दिन जितना भी ट्रीट करना है उसको अग्रेसिवली ट्रीट करना है। एंड फॉर फिजिशियंस आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर पेन का स्कोर 7, 8 या इससे ज़्यादा है तो प्लीज़ इसमें आप स्टीरॉयड्स, ओरल स्टीरॉयड्स या इंट्रामस्कुलर स्टीरॉयड ज़रूर दें, ताकि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी फेज सेटल करे, ताकि पेन किलर्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा आए। तो अब तो जो गाइडलाइंस हैं वो ये है कि आप अप टू 60-70 मिलीग्राम ऑफ डेकाड्रॉन और एनी अदर स्टीरॉयड जो है वो आप 7 से 10 दिन दे के उसको बंद कर दें, बजाय कि एक सुबह एक शाम। अब टेपर डाउन नहीं करना, कि आप 3, 4, 7 दिन दें, मैक्सिमम डोज दें वेट वाइज, ठीक है, और 7 पेन किलर दें ताकि उसकी जान छूट जाए। एक तो ये, दूसरा आपने जो बात की कि रेफरल, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो फियर ये होता है कि शायद मेरा मरीज़ ना चला जाए, मेरा रिस्क ना काम हो जाए, या रिस्क अल्लाह ने देना है, और वो रिस्क इतने हकीर जानवरों को दे रहा है तो हम तो उसकी बेहतरीन मखलूक़ात में से हमें क्यों नहीं मिलेगा जिसका वादा है। तो दूसरी बात यह है कि जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में या मैं अपने फेलोज़ को कहता हूँ कि हर स्पेशलिटी की, हर शख्स की एक लिमिटेशन है। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे जो चीज़ों का आपको इल्म है, जिस सब्जेक्ट का आप मास्टर हैं या आप उसमें माहिर हैं, उसमें रह के काम करेंगे। जो चीज़ें उससे बाहर हैं, आप अगर पेशेंट को रेफ़र करते हैं तो बरकत, रिस्क, नेक नामी। मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास पेशेंट आते हैं माइलोपैथी के साथ और उनको डेवलप हो रही होती है, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार फ़ौरन से पहले आप न्यूरोसर्जन या स्पाइन सर्जन उनके पास लेके जाएं, इसकी इमीडिएट सर्जरी चाहिए। और यकीन करें वही मरीज़ 3-4 महीने के बाद बुके, फ्लावर, तोहफे लेके आता है कि डॉक्टर साहब आपके मशवरे से इसके पेशाब खाने का फंक्शन बच गया, आज वो चल फिर रहा है। तो और फिर वो वही मरीज़ अगर दुनियावी लिहाज से हम देखें सैकड़ों और मरीज़ों को आपको रेफ़र करता है। तो हमें नहीं डरना कि हमें रेफ़र करना है, और इसी तरह मतलब इससे बरकत काम नहीं होगी, ज़्यादा होगी। बिल्कुल। मैं अपने अवामुन नास को स्टीरॉयड के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी वंडर ड्रग इफ़ नॉट अब्यूज्ड। तो डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल वजह है। सर ने रेस्ट की बात की, डॉक्टर दाऊद, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अवामुन नास के लिए कि रेस्ट कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी पेन के लिए। हम एक टर्म यूज़ करते हैं, अर्ली गो टू स्कूल। हम नहीं चाहते कि जो दर्द के मुब्तला मरीज़ हैं वो साल बिस्तर पे पड़े रहें। आई हैव सीन मैनी प्रिस्क्रिप्शंस, आपने भी देखी होंगी, 2-2 हफ्ते की, 6-6 हफ्ते की बेड रेस्ट एडवाइस होती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल जी, वो हाफ ट्रीटेड वाला काम नहीं होना चाहिए। और जिस तरह कि एक तो पेन का कंपोनेंट अपनी जगह ये है, लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल कंपोनेंट है कि एक कमाने वाला है वो
बेचारा मजबूर है कि उसने अर्लीस्ट अपने काम पे जाना है। जब उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग ही से वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो वर्किंग तो उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जो इनिशियल फेज़ है उसमें उसको गुड क्वालिटी रेस्ट जो है उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक दफ़ा 100% ठीक होगा तो तब वो उसका दर्द बेहतर रहेगा। आपने वही हाफ हार्टेड ट्रीटेड जो पेशेंट है और वो अर्ली जब जाएगा तो फिर चांसेस हैं कि 2 हफ्ते बाद, महीने बाद आपके पास दोबारा पहुंचा होगा और वही पेन जो है कि वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो चुकी होगी। इसमें मैं दाऊद साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ। पहले हम कहते थे कि जी आपने रेस्ट करना है, ठीक है, हफ्ता 2 हफ्ते। अभी जो मौजूदा एविडेंस है या गाइडलाइंस हैं कि आपने पेशेंट को अर्लीस्ट मोबिलाइज करना है। तो पेशेंट तभी मोबिलाइज होगा अगर उसका दर्द कम होगा। तो सो अप्रोप्रिएट पेन कवरेज, आपको स्टीरॉयड ऐड करना है, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐड करने हैं। अगर न्यूरोपैथिक कंपोनेंट है कि जी जलन सड़न करंट वाली है तो आपने उसमें गैबापेंटिनॉइड्स, एंटी डिप्रेसेंट्स और चीज़ें ऐड करनी है। एक कंप्रीहेंसिव कवर दें और पेशेंट को अर्ली मोबिलाइज करें। और साथ ही मेरी अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि फिजियोथेरापिस्ट को ज़रूर रेफ़र करें, बिकॉज दे आर ट्रेंड। और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि मॉडर्न दौर में आएँ, मैनुअल थेरेपी पे आएँ, पेशेंट्स को टाइम दें, उनको ओवरलोड ना करें। गलती क्या हो रही है, बहुत सारे मरीजों को हम फिजियो के पास भेजते हैं और वो 3 दिन बाद आते हैं कि जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आकड़ गए हैं, लाती नहीं हिल रही। तो होता क्या है कि फिजियोथेरापिस्ट बहुत सारे ओल्ड स्कूल से हैं, तो वो इतना स्ट्रेचिंग और वो चीज़ें करते हैं। तो उसमें अगेन रिकमेंडेशन ये है कि आपने सिंक्रनाइज्ड, आपने पेशेंट टू पेशेंट उसकी देखें कि करंट फंक्शनैलिटी कितनी है। अगर वो वज़न भी नहीं डाल पा रहा और आप उसको चला देंगे तो वो मसल गार्डिंग में चला जाएगा और वो बिल्कुल बिस्तर पे लेट जाएगा। तो उनको टाइम दें, मरीज को काउंसल करें कि जी एक दिन की बात नहीं है, आपने इसको ग्रेजुअली बिल्डअप करना है। सर आपने ट्रेनिंग की बात की, मैं क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, वो यंग फिजिशियंस जो पेन मैनेजमेंट करना चाहते हैं या वो फिजियोथेरापिस्ट जो पेन फिजियोथेरापिस्ट बनना चाहते हैं या वो स्पेशलिस्ट जो रीजनरेटिव मेडिसिन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रास्ता है और क्या वे आउट रोड मैप क्या है? देखें, जहाँ तक पेन मैनेजमेंट की बात है तो उसमें पीएमडीसी 2 डिग्रीज को एक्रेडिट करता है। एक डिग्री जो सबसे पहले एक्रेडिट हुई 2012-13 में वो पेन एमएससी पेन मेडिसिन है, दिस इज़ अ 2 ईयर प्रोग्राम। और ब्रिगेडियर सर सलीम की सुपरविजन में इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम हर साल हम इनटेक करते हैं और वो एक सिस्टम है। इसके साथ साथ दूसरा एफसीपीएस मेडिसिन, एफसीपीएस पेन मेडिसिन है एज ए सेकेंड फेलोशिप। उस पे डे 1 से हमारे पेन फिजिशियंस का एक हमेशा से वो एक आर्ग्यूमेंट या वो रहा है कि अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ एनेस्थीसिया वालों को उसकी इजाज़त है। एनेस्थीसिया में भी वो लोग जिन्होंने एमएस एनेस्थीसिया किया है या एमसीपीएस किया है वो भी नहीं कर सकते, सिर्फ उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दुनिया में ऐसा नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड, मतलब 7-8 स्पेशलिटी से, इवन यूएसए में फैमिली मेडिसिन के लोग पेन फेलोशिप कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें भी मेरी सीपीएसपी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम की जो इनटेक है उसके जो क्राइटेरिया है उसको मॉडिफाई करें, दुनिया के साथ मैच करें। उसमें आप ज़रूर जी वो जो एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि जी पेशेंट अगर शॉक में चला गया, आप जितना बड़ी एनेस्थेटिस्ट है, मैं मिसाल देता हूँ हमारे सीनियर दोस्त डॉक्टर जमील साहब, वो एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट पेन मैनेजमेंट, लेकिन वो कहते हैं कि यार जब मैं पेन मैनेजमेंट कर रहा होता हूँ तो मेरे साथ एनेस्थीसिया वाले अलहदा होते हैं। तो सिमिलरली कोई अगर ऑर्थोपेडिक बैकग्राउंड से और वो इंटरवेंशन कर रहे उसके साथ एनेस्थेटिस्ट का जो पेशेंट को सेडेट करे या इमरजेंसी की सूरत में रिससिटेट करे, दैट इज द सिंपल, दैट डज नॉट मीन कि आप इसको सिर्फ एफसीपीएस पेन मेडिसिन एनेस्थीसिया के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इसके लिए, और सेकंड वो लोग जो ऑलरेडी एफसीपीएस हैं उसके लिए हमने अगेन इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से 2 ईयर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, जिसमें मॉड्यूलर प्रोग्राम है, हर 3 महीने बाद कैडावर्स पे और वो हैंड्स ऑन और लाइव सेशंस होते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और दूसरी बात हम करें रीजनरेटिव मेडिसिन की, तो रीजनरेटिव मेडिसिन की अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 1 डिग्री एक्रेडिटेड है, वो है डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन के साथ पाकिस्तान में पहली दफ़ा स्कूल ऑफ पेन मैनेजमेंट एंड रीजनरेटिव मेडिसिन SPRM सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने एक बाकायदा
एग्रीमेंट, एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम किया कि जी हम डॉक्टर्स की 2 साल की स्ट्रक्चर ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू DABR, अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन करते हैं, उसकी लॉग बुक्स, उसकी सारी सुपरवाइज ट्रेनिंग ऑनलाइन और वो सारा कुछ अमेरिकन बोर्ड के साथ, फिर वही एग्ज़ाम लेते हैं, वही वाइवा कंडक्ट करते हैं। तो DABRM जो लोग करते हैं तो उसमें अगेन जो है कि ये एक सुपरा स्पेशलिटी है, जैसे पेन मेडिसिन। तो जिन लोगों ने MCPS, MSc पेन मेडिसिन, FCPS किसी भी सब्जेक्ट में किया है वो इसमें DABRM कर सकते हैं। इट टेक्स 2 years, ठीक है। तो और ये ऑलरेडी हम इसमें फेलोशिप और वो चीज़ लॉन्च कर चुके हैं। तो वो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो वेबसाइट पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी की या वैसे इसको करें, ताकि ये आपने कहा कि दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, नहीं, मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ द प्रेजेंट। फ्यूचर तो ये और जितने लोग आएंगे उतना इसका, ठीक है। देखें कौन सी स्पेशलिटी ऐसी है, आप डर्माटोलॉजी ले लें, ऑटोइम्यून कंडीशंस ले लें, क्रॉनिक कंडीशंस ले लें, न्यूरोडीजनरेटिव ले लें, न्यूरो डेवलपमेंटल ले लें, कोई स्पेशलिटी ऐसी नहीं है जिसमें रीजनरेटिव मेडिसिन का रोल नहीं है। तो मेरी अपने यंग फिजिशियंस से जो कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने MCPS या पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की हुई है ऑलरेडी मिनिमम 2 years की, दे आर एलिजिबल, दे आर वेलकम टू ज्वाइन, ताकि वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लीडर्स बने रीजनरेटिव। अगर मतलब जो नया फ्रंटियर है रीजनरेटिव मेडिसिन का वो है कैंसर, मेन स्ट्रीम कैंसर। अब बात कर रहे हैं CAR T सेल्स की, प्राइमरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल्स, CAR NK सेल्स, और बेतहाशा जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, CRISPR, सो मैनी थिंग्स कमिंग अप कि अभी अगले 10 से 15 साल में जो मेडिसिन है मेन आपकी स्ट्रीम मेडिसिन इस तरह प्रैक्टिस नहीं होगी। उसमें प्रिसीजन मेडिसिन, स्टेम सेल, रीजनरेटिव मेडिसिन, ये सारा कुछ आज ही हम डिस्कस कर रहे थे कि PHC ने एक बहुत अच्छा काम किया और इतना बड़ा ऐड दिया है कि जी जगह जगह पे स्टेम सेल और रीजनरेटिव मेडिसिन के इश्तिहार लग रहे हैं। तो उसके लिए हम PHC के साथ एज स्टेक होल्डर्स, आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसके PMDC पे आया, आई एम द ओनली पाकिस्तानी जो फेलो है अमेरिकन बोर्ड ऑफ एकेडमी का। इस तरह आप लोग माशाल्लाह हमारे साथ हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो हमें PHC को सपोर्ट करना है कि इस क्वैकरी को कि इतनी बेहतरीन फ्यूचरिस्टिक इवॉल्विंग स्पेशलिटी को जो मरीजों को ख़राब करें, हमें और PHC से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वन साइडेड या नॉन रेलेवेंट जो स्टेक होल्डर्स नहीं है जो इस चीज़ के, उन मतलब स्टेक होल्डर्स को जो इस चीज़ के माहिरीन हैं उनको ऑन बोर्ड करके एक पूरा रोड मैप डेवलप करें, ताकि इसको वन सेंटर फॉर ऑल, हम अपना 25-26 करोड़ की आबादी है उसमें कितने लोगों को डीजनरेटिव डिजीज़ है, तो उसके लिए हमें एक मिलके काम करने की ज़रूरत है ताकि ये जो बेहतरीन मुमकिन फ्यूचरिस्टिक है हम उसको इवॉल्व कर सकें एंड वी हैव एवरी पोटेंशियल कि हम वर्ल्ड लीडर बन सकें। बिल्कुल।